नमस्कार साथियों आज एक बात आपको कहने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या यह लोकसभा के चुनाव 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी के पीछे उसी तरह से खड़ी है चट्टान की तरह जैसे 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सामने माहौल रहा था। ज्यादा लोग ये चर्चाएं तो नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई पड़ेंगे जो अलग अलग तरह के बयान भी देते हैं। एक तो मुख्यमंत्री रहते हुए भजन करते थे, अब उनको भजन करने का काम ही सौंप दिया गया है। आप समझ सकते हैं वो वनवास का काम बात करते हैं, आवास का नाम ही मामा रख दे रहे हैं। हाँ, मामा शिवराज सिंह चौहान। एक पूर्व मुख्यमंत्री नाराज है, विधानसभा का सत्र होगा, लोकसभा के चुनाव में क्या उनकी भूमिका होगी उसकी भी बात नहीं करेंगे, महारानी। और जो वर्तमान समय में जो सड़क तो बना रहे हैं और सड़क बनाने के साथ साथ कई बार उनकी नाराजगी भी आगे झलक जाती है, नितिन गडकरी साहब। और नाराजगी के दौर में एक नेता भी है जो कड़ी निंदा करना भी बोल गए, लेकिन उनकी नाराजगी आमतौर पर उनके चेहरे से ही बयान हो जाती है, अन्यथा उनकी जुबान से कभी बयान नहीं होती। आज उन सारे लोगों को साइड कर दीजिए। आज चर्चा इस बात की जो छोटे मोदी बड़े मोदी को क्यों हराना चाहते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि छोटे मोदी और बड़े मोदी ये कहने के पीछे जो तथ्य है, किसी भी सरनेम को किसी भी कैटेगरी में खड़ा करना नहीं होता है, इन्हीं को हर्ट नहीं करना होता है। जो दो नेताओं की सरनेम मोदी होता है, जो छोटे मोदी होते हैं, जो बड़े वाले मोदी होते हैं, किस प्रकार से जाने अनजाने में या फिर जानबूझ करके कहे उनकी चुनावी संभावनाओं को कहीं ना कहीं पलीता दे रहे हैं, उसकी भी खबरें पढ़ेंगे और एक झटका मांसाहारी का भी करेंगे। मतलब जो चर्चाएं जो मांसाहारी की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा जो मोदी जी के जो है, जो टाइटल छोटे मोदी साहब जो पूरे दर्द में होते, जब पीड़ा में होते, जब इनकी कुर्सी पार्टी ही ले लेती है, तब ये एक ट्वीट कर देते हैं कि कार्यकर्ता का पद तो मुझसे कोई ले नहीं सकता, भले ही कोई और पद ले ले। काफी पीड़ा में, काफी दर्द में थे। और उसके बाद की जो परिस्थितियां उभरती है, उस पूरे परिस्थिति के भीतर जिस तरह की खबरें वो पत्रकार को रोज देते हैं, ट्विटर के ऊपर भी एक्टिव होते हैं, और जिस तरीके से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं जिस राज्य के भीतर पहले से ही कमजोर है, उस राज्य में संभावनाओं को कमजोर करने की दिशा में उनके बयान जो है, उनके जो एक्शन है, उनके जो स्ट्रेटेजी है, वो सारे कुछ बीजेपी के ऊपर इस कदर से भारी पड़ती हुई सामने दिखती है कि नरेंद्र मोदी की 2024 में सत्ता में वापसी के लिए, जहां पर एक एक सांसद तिनका के वोट को जोड़ने में कहीं ना कहीं अमित शाह लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के करीबी लोग लगे हुए हैं बीजेपी के अंदर, वहां पर छोटे मोदी साहब तिनका जोड़ने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वहां पर तिनका तोड़ने के ऊपर अपनी तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत भूमिका निभा रहे हैं। और पूरे भूमिका को निभा रहे हैं, फिर उनके एक्शन ऐसे गवाही दे रहा है या फिर सच में वो नरेंद्र मोदी के वेल विशर हैं, जो हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। जरा इसको भी समझने की बात है कि जितना हम समझ पा रहे हैं वो सामने आपको बता रहे हैं। छोटे मोदी यानी सुशील कुमार मोदी की बात कर रहे हैं, बड़े मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी के अंदर दो मोदी है। एक समय में बिहार भाजपा के नेता यह कहा करते थे कि जब एनडीए में नीतीश कुमार थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर जब अघोषित रोक लगा रखी थी कि बिहार में कोई चुनाव प्रचार या सभा करने गुजरात के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी बिहार लेकर के नहीं आएगी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते थे जब एक मोदी पहले से ही बिहार में मौजूद है तो दूसरे मोदी की जरूरत ही क्या है। और आज के दौर में जिस तरीके से बयान वो दे रहे हैं, उनके बयानों के अगर पूरी पड़ताल कीजिएगा तो बहुत बातें साफ होती है। एक तरफ बीजेपी भारत मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक ताकतवर ओबीसी समुदाय को यह संदेश देना चाह रहे थे कि वह भी उनके अपने हैं, और वह कहीं ना कहीं कोशिश में यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यादव समुदाय के भीतर क्या यूपी क्या बिहार 10-20% ही सही, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला वोट बैंक तैयार किया जाए, ये कोशिशें है भारतीय जनता पार्टी के। मोहन यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको दिखेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी यानी छोटे मोदी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सीधे सीधे लालू परिवार को, उससे जो हालात उभर रहे हैं, उन हालात के ऊपर अगर आप पड़ताल करें तो कहीं ना कहीं एक मांस पल्सरेट 2019 का लोकसभा चुनाव, अब ध्यान दीजिएगा, जब सुशील कुमार मोदी बिहार में डिप्टी सीएम थे, उस
दौर को याद कीजिए, उस समय में जो भी बूथ से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे उन सबों का कहना था यादव वोटों में बहुत टूटन हुई है। करीब करीब 30 से 35% तक यादव वोटों के टूटने के नतीजा कि बिहार के भीतर एक तरफा नतीजा हो गया। अब तेजस्वी यादव सत्ता में है, टूट की संभावनाओं में ऐसा ही आग लगा हुआ जो कुछ भी बचा हुआ है, जिसके लिए एफर्ट डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव प्रयोग के दोहराने की प्रयास कर रहे हैं, उसको बिहार यूपी के भीतर आजमाने के जो प्रयास किया जा रहा है उसके भीतर सुशील मोदी जैसे का बयान आने वाले समय में क्या कर गुल खिलाएंगे, आप खुद भी इस बात को समझ सकते हैं। अगली बात, इंडिया गठबंधन के भीतर संयोजक पद को लेकर के काफी मारामारी है, संयोजक पद को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। स्वाभाविक बात है, जब गठबंधन है तो प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा को कोई गलत नहीं कह सकता है। किस नेता को प्रधानमंत्री बनने की चाहत नहीं होगी, किस नेता को मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा, कौन नेता बड़ा मंत्री बनना नहीं चाहेगा। मोरारजी देसाई के समय से लेकर के और आज तक 47 साल बीत चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी देश के वित्त मंत्री बनने का महत्वाकांक्षाएं पाल रखे हैं, वो कभी बन नहीं पाए, ये बातें अलग है। सुशील मोदी को भी काफी उम्मीदें थी कि नीतीश कुमार के ऊपर जितना हमलावर हो, वो जितना आक्रामक होंगे, दिल्ली दरबार में उनकी जो छवियां थी कि वो प्रो नीतीश यानी बिहार भारतीय जनता पार्टी को जो कहा जाता है कि एक नीतीश भाजपा है और एक नरेंद्र मोदी भाजपा है, तो फिर बिहार भाजपा के भीतर सुशील मोदी के बारे में ये धारणाएं थी कि वो नीतीश भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसे बिहार के भीतर महागठबंधन बन गया, नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश कुमार को लेकर के वो तमाम बहुत बड़े बड़े हमले करते हुए भी दिखते हैं। अब उस समय में, जिस समय में पहले बिहारी प्रधानमंत्री का नारा गूंजता था, अब नीतीश कुमार खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हो, उस समय में नीतीश कुमार के ऊपर अगर सीधे सीधे अगर हमला कर रहे हैं तो फिर किसका बात कर रहे हैं। सब नरेंद्र मोदी की पार्टी के प्रतिनिधित्व है, नरेंद्र मोदी के चुनावी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं इसका असर होगा। और इन सबों के बीच जो एक चर्चाएं लगातार पत्रकारों के बीच चल रहा है, लगातार खबरों चल रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई डील हो रही है। अगर पत्रकारों के जो नैरेटिव सेट करते हैं, अगर इसको अगर सच मान लिया जाए, ऐसा सच तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त के लिए अगर इसको सच माना जाए तो ये सुशील कुमार मोदी का जो ये आक्रामक बयान जो है, ये बीजेपी पे भारी नहीं पड़ेगा। इस तरीके के बयानों के बाद नीतीश कुमार तो ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहता, बीजेपी के साथ, फिर भला कौन जाना चाहेगा, फिर कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस जुड़ना चाहेगा। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर भी चल रही है। नई पीढ़ी के नेताओं से सुशील मोदी का कैसा बातचीत है ये सबको पता है। बीजेपी के नई पीढ़ी के नेताओं से सुशील मोदी वही बिहार के अंदर का सुशील मोदी, जब उन्होंने सीधे सीधे एक ट्वीट किया था कि जब संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ गया था, तब सुशील कुमार मोदी ने सीधे सीधे एक तरह से नरेंद्र मोदी यानी गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर ही कहीं न कहीं निशाना साध दिया था और कहा था कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के इशारों के ऊपर नहीं चलेगी। वो एक व्यक्ति का इशारा यानी जिनके इशारे पर संजय जोशी को जाना पड़ा था पार्टी छोड़ करके, संजय जोशी के साथ उनकी दोस्ती जम जाएगी। इस तरह से अब वर्तमान समय में एनडीए के चुनाव में बिहार में महागठबंधन के रहते हुए वैसे ही काफी कमजोर बताई जाती थी। उस हालात के भीतर लालू परिवार का ऊपर सुशील मोदी का अटैक, उस हालात के भीतर ओल्ड पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांगे, अब इस पूरी वही कर्मचारी बूथ बूथ के ऊपर वोट करा देंगे, वही ईवीएम उनके नियंत्रण में होगा, वही ईवीएम के से वो वोट भी डालवाएंगे, ईवीएम को सील भी करेंगे, हर घंटे 1-2 घंटे पर देखेंगे भी, उसको परखेंगे भी कि कितने वोट पड़े, कितने वोट का मिसमैच तो नहीं हो रहा है, सारी चीजें वो परखेंगे, देखेंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा होता है, सुशील कुमार मोदी सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन के ऊपर कहीं ना कहीं हमलावर है और ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की कितनी बड़ी मांग है ये देश भर को पता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो सवाल होते हैं, सरकार का जो रवैया होता है, उस सबको पता होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि मतदान कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकारी कर्मचारी की होती है। हर बूथ के ऊपर जब सरकारी कर्मचारी वोट डलवाते हैं, मतदान करवाते हैं, मतदान केंद्र पे उपस्थित होते हैं, तो पूरा का पूरा नियंत्रण, पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस उन्हीं के हाथ में होते हैं। राज्यसभा के भीतर सीधे सीधे ओल्ड पेंशन स्कीम का सीधा विरोध जो है, यानी सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति जो है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी की मोल लेने की स्थिति वो सुशील कुमार मोदी के बयान से, राज्यसभा के अंदर के बयान से खड़ी होती है। हर कोई देख सकता है कि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा
सॉरी विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सबका उपार्षद रह चुके हैं। अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो 4-4 पेंशन मिलेंगे उन्हें, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा। ये सुशील कुमार मोदी जी का कहना है। इसके पीछे कोई मसाला तो लगाना नहीं है। सुशील कुमार मोदी बीजेपी के भीतर किसी पद पे नहीं है। ऐसी भी मानसिकताएं हो सकती है कि चलिए हार रहे हैं मोदी तो जा रहे हैं मोदी तो हमको क्या फर्क पड़ता है इससे। उन्होंने ओल्ड पेंशन योजना उसके स्कीम के ऊपर सवाल उठा दिया, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी डिमांड के ऊपर सवाल कर दिया। करीब करीब 90 से 95 लाख के बीच इस भारत देश में सरकारी कर्मचारी ऐसे जिनको ओल्ड पेंशन जो पेंशन मिलता था उसकी सुविधाएं नहीं है, और वो सबसे जरूरत भर मांग है देश भर के भीतर। और सवाल सुशील मोदी उठाए, और जो वोटर नाराज हो गए इस सवाल से, वो नरेंद्र मोदी से नाराज होंगे। नरेंद्र मोदी की मंशा, जो उनकी सरकार की मंशा ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उस मामले पे कहीं ना कहीं चुप है। इशारों में राज्यसभा के भीतर जरूर कांग्रेस के ऊपर कहा था कि बिना भविष्य देखे आप लोग आज जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे बोलने से वो बचते रहे। सुशील कुमार मोदी ने ओल्ड पेंशन योजना के खिलाफ बोला, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। कई बार तो कई ऐसे भी सवाल कर देते हैं जैसे उसको विरोधाभास माना जाता है। लालू परिवार के ऊपर हमेशा से हमला करते रहे। बिहार भाजपा के नई पीढ़ी के नेताओं के साथ उनका नहीं जमता। इन सबों के बीच सुशील कुमार मोदी के साथ एक और नेता होते हैं, झटका मांसाहारी। उनके बारे में भी कई तरह की खबरें जो है आती रहती है। कई लोगों का कहना तो ये भी यहां तक होता है कि वो लालू यादव के साथ उनकी बातचीत भी होती है, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से कथित तौर पर उनकी बातचीत लगातार होती रहती है। और उनकी बातचीत का क्या परिणाम होगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लालू यादव से जो बात करते हैं चुनाव के समय में, दो राजनीतिक लोग बात करेंगे तो चुनावी बातें भी होगी, और चुनाव का माहौल है तो राजनीतिक बात होना है। तो फिर इस तरीके के संदेश जब बिहार के भीतर जो सर्कुलेट होंगे, बिहार के ऊपर जब वो सर्कुलेट होंगे, तो सारे मैसेज जो बाहर जो छन करके बाहर निकलते हैं, क्या इमेज बनती है एक सुशील कुमार मोदी के कारण। बीजेपी के अंदर के कभी सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के ऊपर नाराज करते हैं, बयान देते हैं। तीनों कृषि कानूनों के ऊपर जब वो अपनी बयान दिया था, उस दौरान भी तो काफी सारा बयानों तक कभी लालू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ इतने हमलावर होते हैं कि उनके साथ जो सामुदायिक चेतना जुड़ी होती है, उस सामुदायिक चेतना के भीतर भी बीजेपी और आरएसएस की जो कोशिशें रहती है उसके चक्कर में बोलबंद होता है। और आखिर सुशील कुमार मोदी बिहार के भीतर और झटका मांसाहारी के बारे में जिस तरीके के बयान जो लगातार करते हैं, आज भी उन्होंने कुछ कहा कि कोई बड़ा हमला हो सकता है, इस तरीके की बातें वो करते हैं। क्या ये गिरिराज सिंह आईबी के संपर्क में है? यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के कोई अधिकारी है जो इस तरीके की सूचनाएं रखते हैं? क्या वो रॉ के कोई अधिकारी हैं? और क्या वो रॉ और आईबी के लोग जो है पंचायती राज मिनिस्टर को इस तरीके की सूचना क्या देते हैं, उनको क्या भेजते हैं? ये सारे के सारे सवाल जो इस समय में प्रासंगिक ही है, क्योंकि आखिर ये सारे लोग जो संभावित और विस्तारित मार्गदर्शक मंडल का सदस्य रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में, ये सब लोग जानबूझ करके क्या ऐसे बयान तो नहीं देते हैं जिसमें घाटा नरेंद्र मोदी जी को हो जाए। सबको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय में अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के भीतर सत्ता में नहीं लौटी तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष को सत्ता मिलेगा और बम बम हो जाएगा। लेकिन जो लोग सत्ताधारी पार्टी में रहते हुए सत्ता सुख जिन्हें नसीब नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उनके चेहरे के ऊपर सत्ता पाने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा बड़ी खुशी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वर्तमान समय में सत्ता और सियासत राजनीति का खेल किस तरीके का होता है, और उस खेल के भीतर कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, पर्दे की बाहर की राजनीति को देख करके ना तो कोई विश्लेषक समझ सकता है और न ही आम जनता इस बात को समझ सकता है। सवाल राजनाथ सिंह का भी उठता है, लेकिन ध्यान रखें कि राजनाथ सिंह ने चुप्पी भले ही साध लिया हो, राजनाथ सिंह ने पर्दे के पीछे न तो कोई ऐसा एक्शन दिखाया है और न ही ऐसे कोई उटपटांग बयान दिए हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचता हो। नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन मंत्री, साफ साफ कहते हैं, चाहे वो पार्टी को फायदा हो या फिर नुकसान हो, वो भूल जाते हैं इस बात को। पहले भी बोलते थे, बाद में भी बोलते हैं। दूसरे लोगों के बारे में क्या कहना? शिवराज सिंह चौहान मामा मध्य प्रदेश, वो भी जो कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या होगा मध्य प्रदेश के भीतर, क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट जाएगी? और सीटें घटने की परिस्थिति में जो एक संभावित मार्गदर्शक मंडल है, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो,
चाहे वो BS येदियुरप्पा हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो महाराष्ट्र से, नितिन गडकरी साहब ही क्यों ना हो, इन सारे लोगों के बीच अगर अपना नाम लिखवाने की होड़ में अगर सुशील मोदी अगर कहीं आगे बढ़ गए हों, इसके ऊपर भी किसी को आश्चर्य नहीं होगा। गिरिराज सिंह बिहार से टिकट कटने की चर्चा, उनकी लोकसभा के टिकट उनको नहीं मिलेगा, ऐसी इस बात की चर्चाएं हैं कि उनके जगह संघ से जुड़े हुए कोई बड़े नेता और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कहीं न कहीं वहां फील्डिंग में लग गए, काफी तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं वहां। वो भी इस तरह के बयान लगातार कभी दे देते, कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं, लालू जी की उनकी बातचीत होती है, उन्हीं के हिसाब से, उनके शब्दों में लालू जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का कहना होता है कि लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार में। तो आने वाले समय में राजनीतिक किस तरीका की करवट लेगी देखना बाकी है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।